वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। हम अपने 11th क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हमने ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे। उनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ड्रॉबैक्स में क्या था कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो न्यूक्लियस एक टाइम ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते घूमते जब अपनी एनर्जी लूज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमता रहेगा। इसके लिए फिर नील बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया। तो हम आज पढ़ेंगे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके लिए हमें उनके कुछ पॉइंट्स समझने होंगे जो उन्होंने एक्सप्लेन किए, और थोड़ा सा मैं इसमें मैथमेटिकल आपको कॉन्सेप्ट उनका बताऊंगा, जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेशंस की और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसकी एनर्जी कितनी होती है और जिस शेल में वो घूमता है वो कितनी दूर होती है, कितनी वेलोसिटी से घूमता है, वो सब उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। तो नील बोहर में सबसे पहले हम नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं कि उनका मॉडल दिखता कैसा था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उन्होंने कहा कि जैसा रदरफोर्ड ने कहा है, चलो ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, उस पर चक्कर लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, और इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को उन्होंने कहा, या तो आप इन्हें कह लीजिए शेल, या आप इन्हें कह लीजिए ऑर्बिट, और या आप फिर इन्हें कह लीजिए एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इन्होंने ये कहा। इन एनर्जी लेवल को आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने दिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, या इनको नाम दिए जाते हैं के, एल, एम एंड एन, इस तरह से इनको नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ and that circular path is called shell or orbit। सेकेंड थिंग, चलिए अब ये बात जो है हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको बाद में समझेंगे कि सर्कुलर पाथ पे ही क्यों घूमेगा, इसको मैथमेटिकली बाद में समझेंगे। फिलहाल इनके नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के मैं सारे पॉइंट आपको बता देता हूं, और उस सर्कुलर पाथ को हम कहेंगे कॉल्ड ऑर्बिट या शेल, और उनके नाम के 11 इस तरह से होंगे। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए यहां पर फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। जैसा कि हमने इन्हें एनर्जी लेवल कहा, तो जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो लोअर एनर्जी लेवल है, जो उससे दूर है वो उससे ज्यादा एनर्जी का एनर्जी लेवल है, जो उससे ज्यादा दूर है वो उससे ज्यादा एनर्जी का है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर इस फर्स्ट शेल में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे देंगे, इसको हीट कर दें, और अगर इसको हम हीट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। अगर थोड़ी एनर्जी दोगे तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, थोड़ी और ज्यादा दे दोगे तो और ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, थोड़ी और ज्यादा दे दोगे तो और ज्यादा में चला जाएगा, और बहुत एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की पकड़ से दूर हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम तब फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझिए। सपोज करें ये आपका घर है और इस घर में आप रहते हैं और आपको फैमिली जो है 100 रुपये दें, तो शायद आप गली की दुकान में जाएंगे। अगर आपको 1000 रुपये दे दें तो शहर की मार्केट में चले जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे रुपये दे दिए जाए, 1000 10,000 रुपये दे दें, तो आप शायद दूसरे शहर में चले जाएंगे या विदेश चले जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। और आपको बहुत ही सारे पैसे मिल जाए तो ये आप कहीं जाके सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री भी हो सकता है, जब उसको बहुत सारी एनर्जी दे देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो एक एनर्जी लेवल जंप करेगा।
जैसे आपको थोड़े पैसे मिले तो थोड़े दूर तक गए, ज्यादा पैसे मिले तो ज्यादा दूर तक गए, और ज्यादा मिले तो और ज्यादा दूर तक गए। वैसे ही कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाइए। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से मिल जाती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, it excite it jump to the higher energy level, ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बाहर से एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप क्यों किया? क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी भी होती है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है तो आप एक चीज बताइए, यहां से यहां तक की दूरी ये भी फिक्स होगी, यहां से यहां तक की दूरी ये भी फिक्स होगी, यहां से यहां तक की दूरी ये भी फिक्स होगी। दिस इज कॉल्ड रेडियस। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट शेल को मानते हैं कि इसमें सिर्फ एक शेल है, तो इस एटम की रेडियस ये होगी। इसे मैं यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ, ये R1 होगी। अगर ये दो शेल का एटम है तो इस एटम की रेडियस जो है न्यूक्लियस से लेके सेकेंड शेल तक की दूरी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है वो फिक्स्ड रेडियस में घूमता है, उसकी फिक्स एनर्जी होती है, और उसके घूमने की जो वेलोसिटी होती है वो भी फिक्स रहती है सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए। अब मान लीजिए मेरी कुछ फिक्स एनर्जी है और मुझे कुछ बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, तो मैं एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, अब जो हमने कॉन्सेप्ट कहा कि भाई आपको पैसे दिए गए हैं और आप उन्हें लेकर के जो है हायर एनर्जी लेवल में मतलब दूसरी जगह पे चले गए हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस सारे पैसे को एज इट इज रखेंगे। जब आप जाएंगे तो वो खर्च भी होगा, या जब आप वापस आएंगे तब वो खर्च भी होगा, या ऐसे मान लीजिए जब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे तो आप एक्साइट होते रहेंगे। यहाँ पे समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी मिलती रहेगी नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और अब ये मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी देनी बंद कर दी। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की है उस एनर्जी को अब ये लूज करने लगेगा, उस एनर्जी को ये अब खर्च करने लगेगा। तो यहां पे हम कहेंगे व्हेन वी स्टॉप सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज इट। क्या मतलब जो एक्स्ट्रा गेन एनर्जी थी इसके पास में, एक्स्ट्रा गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये उस एनर्जी को, जो सी एनर्जी इसने निकाली थी उस एनर्जी को अब रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करना शुरू कर देगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जहां से गया था, ये पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। अब देखो, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ लास्ट वाली शेल में गया था, तो जहां से वो गया था उस एनर्जी को खर्च करता हुआ वापस वहीं पे आएगा। फर्स्ट शेल में से गया था तो फर्स्ट शेल में आएगा, थर्ड शेल में गया था तो थर्ड शेल से भी फर्स्ट ही शेल में आएगा, सेकंड शेल में गया था तो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप पैसे लेकर बाहर घूमने चले गए थे, आपको पैसे मिलने बंद हुए, अब वो पैसे आप जब खर्च करोगे तो खर्च सारे नहीं करोगे बल्कि आप वापस भी आने के लिए बचा के रखोगे। और वो जो खर्च पैसे होंगे आपके, ऐसे समझ लीजिए, वो जो एनर्जी खर्च होगी वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, और यहां से फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में जाते हुए भी एनर्जी लूज करेगा, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में जाते हुए भी एनर्जी लूज होगी, और सेकंड शेल से फर्स्ट में जाते हुए भी एनर्जी लूज होगी। ये एनर्जी लूज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन,
रेडिएशन की फॉर्म में ये एनर्जी लूज होगी। अब इस एनर्जी को लूज करते हुए जब ये वापस अपनी उसी शेल में आएगा तो दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जब वापस आएगा तो अपनी उसी शेल में वापस आएगा जहां से वो गया था, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की थी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करने के बाद लूज करता हुआ आएगा रेडिएशन की फॉर्म में। इसके बाद एक और पॉइंट लिखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो फर्स्ट शेल में घूम रहा हो, चाहे सेकंड शेल में घूम रहा हो, चाहे फोर्थ में, कहीं पर भी घूम रहा हो, उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है। ये आप अगर 10th क्लास में आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। मान लीजिए आप एक पत्थर को बांध कर धागे में ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो उस घूमते हुए पत्थर का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो एंगुलर मोमेंटम जो है हर एक शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का अपना पर्टिकुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो होगा दैट विल बी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इसके इक्वल होगा। तो ये नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहे थे। इनमें चाहे तो आप अपने आप 2-4 पॉइंट, वैसे मेन बात तो यही है, 2-4 पॉइंट आप अपने आप से बना करके लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। इस तरह से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बात इन्होंने कैसे समझाई जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर ही घूमेंगे। ये बात इन्होंने मैथमेटिकली किस तरह से समझाई, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा, आप ये नोट कीजिए तब तक। अब एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल था। हाइड्रोजन एटम को लेकर के इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने मॉडल को। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन लैंप लिया, हाइड्रोजन लैंप में से जो लाइट निकली, उस लाइट को निकलने के बाद निकोल प्रिज्म में को पास करवाने के बाद जब इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको लिया, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको लेने के बाद इन्होंने पाया कि यहाँ पर ये कुछ अलग अलग इस तरह से लाइन देता है जो डिसकंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के बाद भी इनमें कुछ फिक्स रेंज के आपके वो रेडिएशंस होते हैं, फिक्स रेंज के रेडिएशन होते हैं। ये आपका एक फिक्स रेंज का रेडिएशन होगा, ये फिक्स रेंज का होगा, फिक्स रेंज का ये होगा। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन गैस ली। अब इसमें हाइड्रोजन गैस लेने के बाद में उन्होंने ये बताया कि अलग अलग एटम जो इसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम भरे हुए होंगे, इस फिलामेंट के पास वाले जो एटम होंगे उनको कुछ ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी, जो इससे दूर के एटम होंगे उनको कुछ कम एनर्जी मिल रही होगी। तो सारे एटम्स को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं ऑब्टेन होगी, बल्कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, और उसी के बेसिस पर वो उन्होंने अपने एटम के मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने किस तरह से इस चीज को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड और सर्कुलर पाथ पर ही घूमेगा। यहाँ पर न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन को हम Ze लिख लेते हैं। Ze में यहाँ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि Z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव वैल्यू में, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव वैल्यू में। तो इसको हम यहाँ पे Ze कहेंगे। Ze का मतलब न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर Z की जगह क्या आएगा, 1, ठीक है, और एक उसमें प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स्ड मास होगा, ये फिक्स्ड रेडियस पर
मूव कर रहा होगा और इसकी कुछ फिक्स्ड वेलोसिटी भी होगी। ठीक, अब सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने अभी बताया, आप जब एक पत्थर में धागा बांध के उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाएंगे तो एक बात बताइए, अगर वो धागा टूट जाता है तो वो पत्थर किधर की साइड को जाएगा, बाहर की साइड को जाएगा या फिर अंदर की साइड को आएगा? सोच के देखिए प्रैक्टिकली, वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की साइड जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स होगा आपका आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू mv²/r। ये फिजिक्स में आप जानते होंगे। अब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स तो लगेगा बाहर की साइड को, एक फोर्स लगेगा अंदर की साइड को। बाहर की साइड को फोर्स क्यों लग रहा है ये तो समझ आ गया, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अंदर को फोर्स क्यों लगेगा वो समझिए। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो है अट्रैक्शन भी तो होगा, और वो अट्रैक्शन ऐसे समझिए, सपोज करें एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है आपकी r। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, जिनके बीच की दूरी r होगी, वो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा इनवर्ड, और उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स जो r दूरी पर है वो होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r। ये आप जब 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां पे आप इस चीज को पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में ना जाके मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं। तो ये दो फोर्सेस जो है, नील बोहर ने ये कहा कि ये जो दो फोर्सेस हैं, एक वो फोर्स जो बाहर को लग रहा है, एक वो फोर्स जो अंदर की तरफ को लगता है, बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल। इसका मतलब बोथ फोर्सेस आर इक्वल। अब आप खुद सोच करके देखिए कि जितना फोर्स ये इलेक्ट्रॉन पर घूमने, सर्कुलर मोशन करने की वजह से बाहर की तरफ को लग रहा है, उतना ही फोर्स इसको अंदर को खींचने की, अंदर को जो न्यूक्लियस इसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को जो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, उतना ही फोर्स वो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना ही तो बाहर को जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें F और F, चलो इसे एक काम करते हैं, F और F डैश कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इन दोनों फोर्सेस को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε, और Q1 मतलब एक चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा Ze, मतलब प्रोटॉन, तो Ze एक ये हो गया, और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन, उसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, एक फोर्स की वैल्यू तो ये लिख दी मैंने, दूसरे फोर्स की वैल्यू है हमारे पास mv²/r। ये दो वैल्यूज हमारे पास हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4πε Z, और ये दोनों e मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएंगे, r से r को कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा mv²। तो एक चीज सॉरी, यहाँ पर ये 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r² है, तो यहाँ पर भी r² होगा। अब ये r से r² आप कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर r बचेगा, तो आपके पास एक इक्वेशन हो गई ये वाली 1/4πε Z²/r इज इक्वल टू mv², ठीक है। एक इक्वेशन तो आपके पास होगी ये। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π।
अब यहाँ पर ये वैल्यूज क्या है, देखो m तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं जिस इलेक्ट्रॉन की, v है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और r है उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो वो घूम रहा है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल मतलब पहली शेल में घूम रहा है कि दूसरी शेल में घूम रहा है कि तीसरी शेल में घूम रहा है, h है प्लैंक कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट, पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं एक चीज और कर लेता हूं, ये r यहां पर ना लिख करके आप इसको भी यहां पर लिख लें। तो सेकंड इक्वेशन n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर ये हो गया, इसके अपोन में आ जाएगा z e स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन, z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने अपोन में कर दी है, इसके बाद ये वैल्यू इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर और r, ये वैल्यू होगी। तो हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, इसमें r से r का स्क्वायर कट जाएगा, v स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर m स्क्वायर से m से स्क्वायर कट जाएगा इसका। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और पहले यहां तक नोट कर लें इसको, मैं बाकी का हिस्सा डिलीट कर देता हूं अब यहां से। इसको मैं थोड़ा दोबारा से ऊपर लिखता हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन z e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर r से स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें हमें क्या करना है, एक साइड में r बचा लेंगे, एक साइड में r बचाने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन z e स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचता है m और r, इस m को भी एक साइड में लेकर चले जाएंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ये हो जाएगा। अब यहां पर ये r n लिख सकते हो, इसका मतलब r की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, जैसे ये वाली रेडियस निकालनी है, मान लो फर्स्ट शेल की रेडियस है r1 है, ये कैलकुलेट करनी है आपको, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी। अगर सेकंड शेल होती इसमें ये वाली, तो यहां से न्यूक्लियस से यहां तक की दूरी निकालनी होती, तो आप क्या करेंगे, r की वैल्यू में बस n की जगह 2 रख देंगे, बाकी सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट है। यहां तक लेकर हम इसको इसीलिए आए हैं कि हमें ये कांस्टेंट वैल्यूज रखने के बाद r की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं इसे rn लिख देता हूं। मतलब किसी भी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो r1 के लिए है, किसी भी शेल के लिए अगर यहाँ पे r1 के लिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और किसी भी शेल की आपको अगर वैल्यू निकालनी है रेडियस की कितनी होगी, तो देखो n तो एज इट इज रहेगा, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, एक्चुअली 4 पाई एप्सिलॉन जो है 4 पाई एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी ये कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, z एटॉमिक नंबर है, e एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर जो यहाँ पे था ये एज इट इज ऊपर रहने दीजिए अपॉन जेड, क्योंकि अलग अलग एटम के लिए जेड अलग होगा और अलग अलग शेल के लिए एन की वैल्यू अलग अलग होगी। बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी एंगस्ट्रॉम में। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दोबारा देता हूं आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे दो फोर्सेस इक्वल थे उनकी वैल्यू उनको सॉल्व किया हमने 1/4 Q1/Q2 r² = mv²/r। और एक हमने एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन को सॉल्व किया, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आई। इसको फिर हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें पता चलता है कि आर एन की वैल्यू मतलब किसी भी शेल की जो रेडियस होगी, जिनमें से जो दूरी होगी, वो इस फॉर्मूले को प्लेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अब अगर आप इस फॉर्मूले में जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसमें आर की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसमें आप आर की वैल्यू प्लेस कर दें। एम वी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, जो कि है n² h² 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन z² z² 4 पाई स्क्वायर एंड m। ये r की वैल्यू यहां से हमने वहां प्लेस कर दी, इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। तो अब इसको फर्दर अगर सॉल्व कर देंगे तो इसमें देखो n से n² कैंसिल, h से इसका स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से ये आपका 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 पाई ओनली, ठीक है। और इस m से आप ये m कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो है जो वैल्यू बचती है वो हो जाएगी v देन n h 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन नीचे z² बचा हुआ है, 2 पाई बचा हुआ है और इज इक्वल टू ये सब कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको आप v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो ये सब उधर चला जाएगा, z² 2 पाई अपॉन n h 4 पाई एप्सिलॉन, इस तरह से। तो यहां पर ये v का फॉर्मूला आ गया, मतलब किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। उसका एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और उस शेल का नंबर पहली शेल में है कि दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा e इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 पाई कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन जो है ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर प्लेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू जो आएगी आपकी ये होगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी होती है किसी भी nth शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये तो इसलिए मैंने दिया है कि जब आप रिफ्रेशर बुक पढ़ेंगे या एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूले एक्चुअली आए कहां से। नील बोहर ने एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकली ये सारी चीजें किस तरह से बताई। तो आर ये होगा, v ये होगा, ऐसे ही उन्होंने कैलकुलेशन की एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, वो भी ऐसी डेरिवेशन करके पता चलता है 13.6 नेगेटिव 13.6 एंड
Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E का फॉर्मूला आप यहां से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपके इसमें जो कंपटीशन आईआईटी की मेडिकल की जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड के मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से इतनी दूर घूम रहा है, तो ये बताइए वो दूरी कितनी है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। वो अगर शेल का नंबर देता है तो शेल का नंबर यहाँ पे लिख के, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख के आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उससे आप उसकी डिस्टेंस पता लगा लेंगे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है। ऐसे ही उसकी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ये सब बातें आपको पता चल जाएंगी। तो मेनली हमें करना क्या था, यहां पर आपको फोकस किस चीज पे करना है, ये सब डेरिवेशन अभी आप बस एक बार कर लें तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। मेन चीज जो है हमारी वो ये है कि किसी भी शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 0.529 n² अपॉन Z² n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। एक फॉर्मूला तो ये होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल वो जो होगी आपकी 2.18 इंटू Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड ये होगी। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इसमें सॉरी एक चीज छूट गई, ये इंटू 10⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। और जो En होगा मतलब NH शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉसिबली ये आपका किसी और यूनिट में भी हो सकता है बुक में, लेकिन ज्यादातर आप यही यूज करते हैं इसलिए मैंने यहीं पे ये फॉर्मूला लिख दिया है। इसमें यहाँ पर एक चीज और आपको नोटिस कर देनी होगी, वो ये है कि जैसे जैसे Rn बढ़ेगा नंबर ऑफ, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा डिस्टेंस उतनी ही, मतलब रेडियस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। इसी के साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n²। ठीक है, ये जितना दूरी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी और एनर्जी जो है उसकी स्क्वायर के हिसाब से कम होगी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है और मेनली ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इनको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप इनको समझिए और समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो हमने एटॉमिक मॉडल में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, एक्साइटेशन होता है और फिर जब उसे एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो वो वापस अपने उसी एनर्जी लेवल में आता है और वो एनर्जी लूज करता है रेडिएशन की फॉर्म में। तो वो जो रेडिएशन है किस रेंज के होंगे, मतलब उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, उनको कुछ नाम दिए गए। ठीक है, और डी एक्साइटेशन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन किस शेल में आता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितनी वेवलेंथ के रेडिएशन निकालेगा, वो वेवलेंथ की जो सीरीज होगी उनके क्या नाम होंगे। और इसी के साथ साथ हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। ये चीजें केमिस्ट्री में इतना डिटेल में डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। एक्चुअली ये 12th क्लास में आप जब जाएंगे तो आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने होंगे। तो फिर भी लेकिन ये है कि हमारे सिलेबस में भी है, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आपको इन चीजों की भी नॉलेज हो, आप इनकी प्रैक्टिस करें। कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम टू आवर बेस्ट। और आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।
तो आज जो है इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी जरूरत है पढ़ने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उनको शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।